नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480530969608606089453864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। Good morning friends, my name is Chandravardhan and I welcome you all to Study for Civil Services, one of the India's leading educational platform. नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। यूपीपीसीएस जीएस के तहत हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन कर रहे थे इंडियन पॉलिटी यानी कि भारतीय राज व्यवस्था का। तो आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है। लोकसभा मीटिंग कैन बी इंडेड बाय स्थगन के द्वारा यानी कि पोस्टपोनमेंट, प्रूनिंग यानी कि सत्रावसान के द्वारा, डिजोल्यूशन यानी कि विघटन के द्वारा और बाय ऑल द एबव। तो स्थगन का मतलब क्या होता है? स्थगन का मतलब होता है किसी एक दिन की कार्यवाही को 1 घंटे, 2 घंटे या कुछ घंटे के लिए या फिर 1-2 दिन के लिए स्थगित करना, ठीक है। तो इसको कहते हैं हम लोग पोस्टपोनमेंट। दूसरा है प्रूनिंग, सत्रावसान। सत्रावसान का मतलब क्या होता है कि लोकसभा का जो सत्र होता है, 3 सत्र टोटल जनरली होता है। एक होता है बजट सत्र, दूसरा मानसून सत्र और तीसरा शीत सत्र होता है। तो एक पूरे सत्र को समाप्त कर देना, इसको कहा जाता है प्रूनिंग यानी कि सत्रावसान। और विघटन कहते हैं, विघटन तब होता है जब सरकार जो है अपना विश्वास मत खो देती है लोकसभा में, तब लोकसभा ही विघटित हो जाता है, ठीक है। और जनरली भी 5 साल के बाद विघटन होता है लोकसभा का और नई लोकसभा बनती है। तो ये तीनों के द्वारा ही बैठक जो है लोकसभा की समाप्त की जा सकती है, ठीक है। तो ये तीनों में मैंने आपको अंतर भी समझा दिया, अंतर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के सत्र का अवसान करने के लिए प्राधिकृत है? हु अमंग द फॉलोइंग इज ऑथराइज्ड टू प्रोलॉन्ग द सेशन ऑफ लोकसभा? लोकसभा स्पीकर, अटॉर्नी जनरल, मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट अफेयर्स और द प्रेसिडेंट। तो यहां पर राष्ट्रपति जो है वही सत्र बुलाते भी हैं, सत्र को आहूत भी करते हैं और वही सत्रावसान कर भी सकते हैं, ठीक है। आंसर आप याद रखिएगा, लोकसभा स्पीकर के साथ इसमें कंफ्यूजन नहीं करना है, ठीक है। भारत के किस राज्य का लोकसभा और राज्यसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व है? किसका सबसे ज्यादा रिप्रेजेंटेशन है लोकसभा और राज्यसभा में? किस स्टेट का? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। तो आप सब लोग इसके उत्तर से वाकिफ होंगे। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा आपका सीट है लोकसभा का भी और राज्यसभा की। लोकसभा का सीट कितना है? 80 है, ठीक है। और राज्यसभा का सीट कितना है ये कमेंट में आप जरूर बताइएगा, पहले मैं बता चुका हूं, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश के बाद लोकसभा में सर्वाधिक स्थानों का आवंटन किसके लिए किया गया है? आफ्टर उत्तर प्रदेश मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स हैव बीन एलोकेटेड इन लोकसभा फॉर? तो आंध्र प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और वेस्ट बंगाल। यह भी मैं आपको आंसर बता चुका हूं पिछले वीडियोज में, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र हो जाएगा, जहां पर लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 48 सीटें हैं, 48 सीट्स हैं, ओके। तो आपको याद रखना चाहिए। बाकी बिहार में भी बता चुका हूं कि 40 सीटें हैं। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट है, लोकसभा में बिहार को आवंटित स्थान निम्नलिखित में से किन राज्यों को आवंटित स्थानों का योग है? ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है क्योंकि आपको असम का, मध्य प्रदेश का, असम का, गुजरात का, कर्नाटक, राजस्थान, पंजाब और पश्चिम बंगाल सब का पता होगा, तभी जाकर के आप ऐड करके और बिहार का निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर देखते हैं असम में जो लोकसभा की सीटें हैं वो कितनी है? वो है 14। असम में 14 है, ठीक है। और मध्य प्रदेश में कितना है? मध्य प्रदेश की बात करें तो यहां पर है 29, ठीक है। मध्य प्रदेश में 29 है, तो पहला तो नहीं होगा ऑप्शन। दूसरा है असम में, तो बता दिया मैंने 14 है। और गुजरात में जो है वो 26 है। गुजरात की बात करें तो वो 26 है। ये दोनों को मिलाकर के बिहार में लोकसभा की सीटें हैं 40, तो ये पहुंच जाता है, इसलिए आंसर हमारा हो जाएगा बी, ठीक है। लेकिन आगे कर्नाटक में कितना है ये भी मैं आपको बता देता हूं। कर्नाटका में देखें तो 28 टोटल लोकसभा की सीटें हैं कर्नाटका में। और उसके बाद यदि हम लोग पंजाब और पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल में 42 है, ठीक है। पंजाब में आपका 13 है, पंजाब में आपका 13 है। और फिर यदि हम लोग बात करें राजस्थान की तो राजस्थान में 25 है, ठीक है। तो ये सब मैंने आपको बता दिया है, ऑप्शन से रिलेटेड सारा कुछ, ओके। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकसभा के 2 सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं? 2 मेंबर्स किस किस राज्य में हैं आपके, ये पूछा जा रहा है। तो त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम के बारे में पूछा जा रहा है। यहां पर त्रिपुरा में 2 सीटें हैं लोकसभा की, ठीक है। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? त्रिपुरा हो जाएगा। और कौन कौन से स्टेट हैं जिनमें 2 सीटें हैं? तो यहां पर गोवा जो है वहां पर भी 2 सीटें हैं। इसके बाद हम लोग मणिपुर की बात करें तो वहां पर भी 2 सीट है। उसके बाद मेघालय जो है वहां पर भी 2 सीट है। और त्रिपुरा में भी 2 सीट है। तो ये 4 स्टेट है जहां पर 2-2 सीट है किसका? लोकसभा का। ये याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट है, डीलिमिटेशन के बाद
यूपी में निर्वाचकों की संख्या के अनुसार सबसे बाद लोकसभा संसदीय क्षेत्र है, सबसे बाद जो आपका कंस्टिट्यूएंसी बना है लोकसभा का वो कौन बना है, ये पूछ रहा है डिलिमिटेशन के बाद। तो अमेठी, उन्नाव, लखनऊ और बागपत, यहां पर उन्नाव जो है वो सबसे बाद में बना है, ये आपको याद रखना चाहिए। अमेठी, लखनऊ और बागपत पहले से था, उन्नाव इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। और डिलिमिटेशन किया कब गया था, ये भी आपको याद होना चाहिए। डिलिमिटेशन जो है 1973 में किया गया था। डिलिमिटेशन जो है, ये यहां पर मैं बता दूं कि डिलिमिटेशन जो है वो 1973 में किया गया था। और डिलिमिटेशन जो है वो किसके रिपोर्ट के आधार पर किया गया था, तो उनका नाम था आपका JL कपूर। JL कपूर, ये आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन है जो कि याद रखनी चाहिए, बहुत कम जगह आपको मिलेगा, ठीक है। चलिए, राजग सरकार लोकसभा के नियम 184 के अंतर्गत वाद विवाद पसंद करती है। द RJG गवर्नमेंट लाइक्स टू डिबेट अंडर रूल 184 ऑफ लोकसभा। दिस रूल हैज प्रोविजन फॉर वोटिंग अलोंग विद डिबेट। इस नियम में वाद विवाद के साथ मतदान का भी प्रावधान है। तो पहला जो है नियम 84 के तहत वाद विवाद के बारे में दिया हुआ है और वाद विवाद के साथ मतदान का भी प्रावधान है इस नियम में, ठीक है। तो ये दोनों ही सही है और जो आर है, रीजन है, वो असर्शन का सही व्याख्या भी है, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। लोकसभा अध्यक्ष अपना पत्र संबोधित करता है, त्याग पत्र संबोधित करता है। लोकसभा स्पीकर एड्रेसेस हिज रेजिग्नेशन टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा और द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो यहां पर लोकसभा के उपाध्यक्ष को, डिप्टी स्पीकर को, जो स्पीकर हैं वो अपना रेजिग्नेशन सौंपते हैं, ये आपको याद होना चाहिए। आगे देख लेते हैं। डिप्टी स्पीकर जो है वो स्पीकर को देंगे और स्पीकर जो है वो डिप्टी स्पीकर को देंगे, दोनों एक दूसरे को अपना रेजिग्नेशन दे सकते हैं। लोकसभा अध्यक्ष को उनके काल से पहले पूर्व जो है वो पद से हटाया जा सकता है। द स्पीकर ऑफ द लोकसभा कैन बी रिमूव फ्रॉम द पोस्ट बिफोर द एंड ऑफ हिज टर्म ऑफ ऑफिस। किसके द्वारा, तो बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। बिल्कुल गलत है। इफ द लोकसभा पासेज अ रेजोल्यूशन टू दिस इफेक्ट, लोकसभा जो है यदि इस संदर्भ में अपना कोई प्रस्ताव पारित कर दे, तो बिल्कुल सही है। लोकसभा यदि प्रस्ताव पारित कर देता है तो ये हो सकता है, ठीक है। इफ द लोकसभा एंड द प्राइम मिनिस्टर टेक दिस टाइप ऑफ डिसीजन, प्राइम मिनिस्टर का कोई रोल इसमें नहीं होता है। प्राइम मिनिस्टर का रोल वैसे डायरेक्टली नहीं होता है, ठीक है। जो संविधान में है उसके हिसाब से प्राइम मिनिस्टर का रोल नहीं होता है। इफ बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट पासेज अ रेजोल्यूशन टू द इफेक्ट, दूसरे हाउस का तो कोई काम ही नहीं है क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष जो होते हैं वो लोकसभा के सदस्य होते हैं। तो यहां पर बी जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। और इसके लिए क्या होना चाहिए, 50 सदस्यों का, कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन होना चाहिए और प्रस्ताव पारित करने से 14 दिन पहले जो है लोकसभा अध्यक्ष को इस बारे में बताया जाना चाहिए, ठीक है। तो यह जो है दोनों प्रावधान आपको याद रखना चाहिए। चलिए आगे देख लेते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष को हटाया जा सकता है लोकसभा के कुल सदस्यों के बहुमत द्वारा प्रस्ताव पारित करके, सदन के 2/3 बहुमत के द्वारा, राष्ट्रपति के आदेश से और संसद के सामान्य बहुमत से। सामान्य बहुमत नहीं होगा, सिंपल मेजोरिटी के द्वारा आप नहीं कर सकते हैं। ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट के द्वारा भी नहीं कर सकते हैं। 2/3 मेजोरिटी की जरूरत नहीं है, लेकिन मेजोरिटी होनी चाहिए, ठीक है। एब्सोल्यूट मेजोरिटी होनी चाहिए, मतलब कि जितने भी मेंबर्स हैं लोकसभा के उनका 50% से अधिक मेंबर जो हैं उनके द्वारा ये पास किया जाएगा, ठीक है। तो एब्सोल्यूट मेजोरिटी होनी चाहिए, सिंपल मेजोरिटी से काम यहां पे नहीं चलता है, ये आपको याद रखना चाहिए। आगे देख लेते हैं। प्रोटेम स्पीकर का क्या कर्तव्य होता है। प्रोटेम स्पीकर होता कौन है, तो शपथ दिलाने के लिए, जैसे नई लोकसभा आई है तो फिर तुरंत ही तो विधानसभा मतलब ये लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव हो नहीं जाता है ना। तो जो सदस्य बने हैं लोकसभा के उनको शपथ वगैरह दिलाने के लिए जो है प्रोटेम स्पीकर को चुना जाता है। और जनरली ये प्रोटेम स्पीकर जो होते हैं वो सबसे वरिष्ठ सदस्य जो होते हैं सदन के, उनको बनाया जाता है, ठीक है। तो ड्यूटी ऑफ द प्रोटेम स्पीकर इज टू कंडक्ट द प्रोसीडिंग ऑफ द हाउस इन द एब्सेंस ऑफ ए स्पीकर एडमिनिस्ट्रेटिंग ओथ ऑफ द मेंबर्स। ये जो है यही सही है, ओथ ऑफ द मेंबर, शपथ दिलाना जो है इसके लिए प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति की जाती है। प्रोटेम स्पीकर जो होते हैं, प्रोटेम का मतलब ही होता है फॉर द टाइम बीइंग, ठीक है। प्रोटेम जो है वो एक लैटिन वर्ड है, प्रोटेम जो है वो एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है फॉर द टाइम बीइंग, मतलब टेम्पोररी होता है। ये पद जो होता है वो टेम्पोररी होता है, कुछ समय के लिए होता है, फॉर द टाइम बीइंग, ओके। तो ये आपको याद रखना चाहिए। तो हमेशा के लिए होता ही नहीं है, तो एब्सेंस में काम करेगा नहीं। स्पीकर के एब्सेंस में डिप्टी स्पीकर काम करेंगे, प्रोटेम स्पीकर काम नहीं करेंगे, ठीक है। द एक्ट ऑफ ये बी ऑप्शन सही है। तीसरा है स्थानापन्न रूप से स्वीकार का कार्य करना, स्थानापन्न के रूप में काम करना, स्पीकर के चुनाव की जब संभावना न हो तब। केवल सदस्यों के चयन प्रमाण पत्रों को चेक करना, बिल्कुल ये दोनों ही ऑप्शन गलत है, बी ऑप्शन जो है वही सही होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्रोटेम स्पीकर सामान्यतः किसे नियुक्त किया जाता है। जस्ट अभी मैंने बताया कि जो आपके नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्य जो होते हैं उनको नियुक्त किया जाता है, ठीक है।
तो ये जो है आपका सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, प्रीवियस लोकसभा के स्पीकर को भी नहीं चुना सकता। मान लिया कि प्रीवियस लोकसभा में, पिछले लोकसभा में कोई स्पीकर थे और इस बार चुन करके ही नहीं आए, तो उनको कैसे बना दिया जाएगा? जब तक मतलब कि वो सदस्य नहीं होंगे तब तक तो बनाया नहीं जा सकता है ना, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। टू द डिप्टी स्पीकर ऑफ द प्रीवियस लोकसभा, प्रीवियस लोकसभा के डिप्टी स्पीकर को भी नहीं बनाया जा सकता। और अपोजिशन लीडर ऑफ द लास्ट लोकसभा, लास्ट लोकसभा के अगर अपोजिशन लीडर इस बार चुन करके ही नहीं आए नई लोकसभा में, तो उनको थोड़ी ना बना दिया जाएगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा कि सीनियर मोस्ट मेंबर जो होंगे प्रेजेंट लोकसभा के, उनको बनाया जाएगा। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। लोकसभा अध्यक्ष यानी कि स्पीकर अपने कास्टिंग वोट का प्रयोग करते हैं। स्पीकर ऑफ द लोकसभा यूजेज हिज कास्टिंग वोट टू सेव द करंट गवर्नमेंट, सरकार को बचाने के लिए। इन केस ऑफ अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान संशोधन के मामले में। इन केस ऑफ इमरजेंसी यानी कि आपातकाल के मामले में। और व्हेन देयर इज अ टाई एज टू इक्वल वोट, जब पक्ष और विपक्ष में वोट टाई हो जाता है तब लोकसभा स्पीकर अपना वोट देते हैं, वरना नहीं देते हैं। ठीक है, उनको केवल उनका काम जो होता है वो कार्यवाही चालू रखना होता है, कार्यवाही सुनिश्चित करना होता है लोकसभा का। ठीक है, वो जनरली न बहस में भाग लेते हैं और ना ही वोट देते हैं। जब तक टाई नहीं हो जाता तब तक उनको वोट देने का अधिकार नहीं होता है। ठीक है, चलिए, संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन एक उपबंधित करता है कि मत बराबर होने की दशा में लोकसभा के अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा? ठीक है, तो यहां पर वही जो पहले मैंने बताया था कि जब वोट टाई हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, तब वहां पर लोकसभा के स्पीकर जो है वो अपना डिसिसिव वोट देंगे। और यह किस अनुच्छेद में दिया गया है, यही पूछा गया है, 99, 103, 100 एंड 102। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? आर्टिकल 100 में यह प्रावधान दिया हुआ है। ठीक है, ये याद रखिएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ये मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था। ठीक है, तो यहां पर है मावलंकर, हुकुम सिंह, बीडी जत्ती और बीवी गिरी। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? मावलंकर, जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर। ठीक है, जीवी मावलंकर, याद रखिएगा आप। ठीक है, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्रथम स्पीकर जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास का प्रस्ताव लाया गया था कौन थे? द फर्स्ट स्पीकर अगेंस्ट हुम अ मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस वाज ब्रॉट इन द लोकसभा। तो यहां पर बी जाखर, जीवी मावलंकर, हुकुम सिंह और के एस हेगड़े। यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? जीवी मावलंकर के विरुद्ध ही पहली बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। ठीक है, तो चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है या कौन थी? ठीक है, तो हु इज और वाज द फर्स्ट वुमेन स्पीकर ऑफ लोकसभा? विजया लक्ष्मी पंडित, सुचेता कृपलानी, तारकेश्वर सिन्हा और मीना कुमार। तारकेश्वरी सिन्हा तो बिल्कुल नहीं होगा, मीरा कुमार यहां पर होगा। कांग्रेस के जमाने में मीरा कुमार जो थी वो बनी थी, आई थिंक यूपीए 2 में मीरा कुमार बनी थी लोकसभा की अध्यक्ष, और वो पहली लोकसभा अध्यक्ष थी, पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, यदि उपाध्यक्ष लोकसभा की अध्यक्षता कर रहे हों तो उन्हें एक अधिकार प्राप्त है कि इफ द डिप्टी स्पीकर इज प्रिसाइडिंग ओवर द लोकसभा ही हैज द राइट टू कैन पार्टिसिपेट इन लोकसभा डेलिब्रेशन। लोकसभा के विचार विमर्श में भाग ले सकते हैं? बिल्कुल नहीं ले सकते हैं। सदस्य के रूप में सदन के समक्ष किसी प्रस्ताव पर मतदान कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। जब तक टाई नहीं होगा तब तक मतदान नहीं कर सकते। मत बराबरी की अवस्था में मतदान कर सकते हैं? बिल्कुल सही, ये सही है। जैसे अध्यक्ष जो है वो मत बराबरी की अवस्था में मतदान कर सकते हैं, वैसे ये भी कर सकते हैं। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करने का अधिकार नहीं रखते हैं? गलत बात है। अध्यक्ष की अनुपस्थिति होगी तो ये भी जो है गलत है। अगर अध्यक्ष नहीं होंगे तो संयुक्त बैठक जो होगी संसद की, उसमें अध्यक्षता डिप्टी स्पीकर करेंगे। ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ द स्पीकर द डिप्टी स्पीकर विल प्रिसाइड ओवर द ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष थे? हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट ट्राइबल लोकसभा स्पीकर? जीवी मावलंकर, जीएमसी बालयोगी, मनोहर जोशी और पीए संगमा। तो यहां पर नाम से भी स्पष्ट है, पीए संगमा जो है वो आपके प्रथम फर्स्ट ट्राइबल लोकसभा स्पीकर थे, याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के सचिवालय सीधे नियंत्रित होता है? लोकसभा का सचिवालय जो है द सेक्रेटरीट ऑफ लोकसभा इज डायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, द मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स, प्राइम मिनिस्टर और द स्पीकर ऑफ द लोकसभा। तो यहाँ पर लोकसभा सचिवालय जो है लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा नियंत्रित होता है, लोकसभा सचिवालय। ओके, सेक्रेटरीट। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस निम्नलिखित में से किस स्तर पर होती है? एट विच ऑफ द फॉलोइंग लेवल ऑफ जनरल डिबेट ऑन बिल इन लोकसभा? जनरल डिबेट कब होता है लोकसभा में? द टाइम ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ द बिल, यानी कि विधेयक की प्रस्तुति के समय, इन द सेकेंड रीडिंग, एट द रिपोर्टिंग लेवल,
इन द थर्ड रीडिंग, मतलब द्वितीय वाचन में, प्रतिवेदन स्तर पर या तृतीय वाचन में। तो द्वितीय वाचन में होता है, ठीक है। सेकेंड रीडिंग जो होता है उसमें यहाँ पर जनरल डिबेट भी होता है लोकसभा में, ठीक है, या फिर राज्यसभा में भी सेम प्रोसेस होता है, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखिएगा द्वितीय वाचन में उस पर बहस होता है। निम्नलिखित में से कौन सी शक्तियां लोकसभा को राज्यसभा की तुलना में अनन्य रूप से प्राप्त है? विच ऑफ द फॉलोइंग पावर्स इज यूनिक टू लोकसभा इन कंपैरिजन टू लोकसभा राज्यसभा? मनी और फाइनेंस बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन लोकसभा। बिल्कुल सही बात है, ये तो एकदम सही है कि मनी बिल या फाइनेंस बिल जो है वो लोकसभा में ही पहली बार इंट्रोड्यूस किया जाता है। द इन रिलेशन टू रिपील और अमेंडमेंट ऑफ द मनी बिल, धन विधेयक के निरस्तीकरण अथवा संशोधन के संबंध में, ये भी सही है। रिगार्डिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्रिपरिषद के उत्तरदायित्व के संबंध में, बिल्कुल सही है। मंत्रिपरिषद के अधिकतर सदस्य जो होते हैं लोकसभा के सदस्य होते हैं। अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन के संबंध में, बिल्कुल नहीं। अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन के संबंध में राज्यसभा जो होती है उसको यूनिक अथॉरिटी होती है, ठीक है। तो पहला, दूसरा और तीसरा तीनों सही है यहाँ पर, 1, 2 एंड 3, यानी कि बी ऑप्शन जो होगा यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा के एकांतिक शक्ति के अंतर्गत आता है? तो सेम क्वेश्चन आ गया, एक्सक्लूसिव पावर कौन सा है? राज्यसभा का। क्रिएशन ऑफ द न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज, जस्ट मैंने बताया कि ऑल इंडिया सर्विसेज जो है, नई ऑल इंडिया सर्विसेज जो है वो राज्यसभा बनाती है, ठीक है। तो राज्यसभा की यूनिक शक्ति यही है, ठीक है। ऑप्शन बाकी मैं पढ़ देता हूं, इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन अ कैजुअल वैकेंसी, गलत बात है। वाइस प्रेसिडेंट का जो आपका नियुक्ति होता है उसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों के मेंबर भाग लेते हैं। इंड ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ ए स्टेट, बिल्कुल गलत बात है। लेजिस्लेटिव काउंसिल जो होती है वो भंग हो ही नहीं सकती है, इंड हो ही नहीं सकती है। ओवरथ्रो योर चेयरमैन, ठीक है, तो ओवरथ्रो भी, चेयरमैन को अपदस्थ भी नहीं किया सकता, ठीक है। आगे देख लेते हैं, क्या है? राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। राज्यसभा के सदस्य जो होते हैं वो किनके द्वारा चुने जाते हैं? मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा आर इलेक्टेड बाय स्टेट लेजिस्लेचर्स, स्टेट काउंसिल्स, स्टेट लेजिस्लेचर एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, मेंबर ऑफ द म्यूनिसिपैलिटी एंड मेंबर ऑफ ग्राम पंचायत। राज्यसभा के सदस्य किसके द्वारा चुने जाते हैं? राज्यों की विधानसभा के द्वारा, राज्यों की विधान परिषदों के द्वारा, राज्यों की विधानसभा और विधान परिषदों के द्वारा, नगर पालिका के सदस्यों एवं ग्राम पंचायत के सदस्यों के द्वारा। तो यहाँ पर स्टेट जो आपके विधानसभा होते हैं, स्टेट लेजिस्लेचर, उनके द्वारा चुना जाता है, काउंसिल के द्वारा नहीं चुना जाता है। तो पहला ऑप्शन जो होगा यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। राज्य के विधानसभा के सदस्य जो है वही चुनते हैं राज्यसभा के सदस्यों को। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? हाउ लॉन्ग इज द टेन्योर ऑफ द मेंबर ऑफ लोकसभा? 3 साल, 5 साल, 6 साल और 2 साल। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 6 साल। 6 साल का उनका टेन्योर होता है, लेकिन प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 मेंबर जो होते हैं वो रिटायर हो जाते हैं यहाँ से, ठीक है। प्रत्येक 2 साल पर यहाँ से 1/3 मेंबर रिटायर हो जाते हैं, ठीक, ये याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, ये बताना है। पहला है कि द राज्यसभा इज नॉट सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन, राज्यसभा का विघटन नहीं होता है, बिल्कुल सही बात है। राज्यसभा विघटित नहीं होती है, लोकसभा विघटित होती है। इट्स मेंबर स्टेट्स आर इलेक्टेड बाय डायरेक्ट इलेक्शन फ्रॉम टेरिटोरियल कंस्टिट्यूएंसी, इसके सदस्य राज्यों में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने जाते हैं, बिल्कुल नहीं। प्रत्यक्ष निर्वाचन यानी कि जनता के द्वारा थोड़ी ना चुने जाते हैं, तो एकदम गलत बात है। राज्यसभा यथाशीघ्र अपने में से किसी सदस्य को सभापति चुनती है, ये आपका गलत बात है। राज्यसभा जो है वो नहीं चुनती है, उपराष्ट्रपति जो होते हैं वही राज्यसभा के सभापति होते हैं। भारत के महान्यायवादी को राज्यसभा में बोलने का अधिकार नहीं है, ये जो है गलत है, ठीक है। राज्यसभा में बोलने का अधिकार जो है महान्यायवादी को है। हम लोग कल भी देखे थे कि राज्यसभा लोकसभा दोनों में वो बोल सकते हैं, ठीक है, लेकिन वोट नहीं दे सकते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? राज्यसभा का विघटन नहीं होता है, ये सही है। तो आंसर इसका भी क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राज्यसभा किसके द्वारा भंग की जा सकती है? जस्ट मैंने बताया राज्यसभा जो है किसी के द्वारा कभी भंग हो ही नहीं सकती है, क्योंकि वरिष्ठतम सदन है और परमानेंट सदन है ये, ठीक है। तो प्रेसिडेंट के द्वारा भी नहीं, प्राइम मिनिस्टर के द्वारा भी नहीं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा भी नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ द एबव। आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की संसद की शक्ति के बारे में सही नहीं है, ठीक है। मतलब एक शक्ति होती है संसद को कि यदि उसको लगता है कि राष्ट्र के लिए इंपॉर्टेंट है तो वो राज्य सूची के संबंध में भी कानून बना सकती है, ठीक है। वैसे जनरली राज्य सूची के विषय पर कानून कौन बनाता है? स्टेट बनाता है, स्टेट असेंबली बनाती है, लेकिन यह जो है एक संसद को शक्ति विशेष प्राप्त है, ठीक है। तो उसके बारे में कौन सा कथन सही नहीं है ये चुनना है। विच ऑफ द स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मेक लॉज विद रिस्पेक्ट टू द सब्जेक्ट ऑफ स्टेट लिस्ट? द राज्यसभा हैज टू डिक्लेयर दैट इट इज इन द नेशनल इंटरेस्ट, राज्यसभा को डिक्लेयर करना होगा कि ये जो है नेशनल इंटरेस्ट में है, राष्ट्रीय हित में है, ठीक है, ये सही है।
द रिजोल्यूशन सपोर्टेड बाय एटलीस्ट 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग इन राज्यसभा मस्ट बी पास्ड। ठीक है, 2/3 मेजोरिटी चाहिए, ये जो है आपका मुझे लगता है कि गलत है। सच अ मेथड कैन बी मेड फॉर द होल ऑफ इंडिया और एनी पार्ट ऑफ इट। ऐसी विधि जो है संपूर्ण भारत या उसके किसी भाग के लिए बनाई जा सकती है, ये सही है। और राज्य सूची में सम्मिलित विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि केवल राज्यसभा बना सकती है, ये जो है ये भी सही है, राज्यसभा बना सकती है। ओके, लेकिन राज्यसभा और लोकसभा दोनों बना सकती है, तो यहां पर ये गलत है। संसद में तो राज्यसभा और लोकसभा दोनों आता है। ठीक है, तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका डी। ठीक है, ये जो है आपका डी हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने देखा कि तीनों स्टेटमेंट जो है पहला वो सही था, केवल चौथा स्टेटमेंट जो है वो गलत है। ठीक है, तो यहां पर हम लोग देख सकते हैं आपका डी ऑप्शन जो है वो गलत है, और इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है? विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट ऑन द सब्जेक्ट ऑफ द स्टेट लिस्ट? तो 115, 117, 240 एंड 249। यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? 249। 249 जो है यह अथॉरिटी देता है ओके संसद को। आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित पर विचार कीजिए। दो कथन दिए हुए हैं, किसी धन विधेयक के लोकसभा द्वारा पारित किए जाने पर और राज्यसभा की सिफारिश के द्वारा लोकसभा द्वारा सिफारिशों की प्राप्ति के 14 दिन के अंदर अनिवार्यता स्वीकार की जानी होती है, तत्पश्चात उन्हें विधेयक के रूप में अंगीकृत किया जाना होता है। अ रिकमेंडेशन ऑफ अ मनी बिल टू बी पास्ड बाय द लोकसभा एंड राज्यसभा इज टू बी एक्सेप्टेड बाय लोकसभा विद इन 14 days of the receipt of recommendation and thereafter to be adopted in the bill। तो 14 दिन के अंदर स्वीकार करना होता है, ये गलत बात है। मनी बिल कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड इन राज्यसभा, ये तो सही है कि इंट्रोड्यूस जो है वो राज्यसभा में नहीं किया सकता, लेकिन यहाँ पर लोकसभा के लिए बाध्यता नहीं है कि 14 दिन के अंदर उसको एक्सेप्ट करना ही है। ठीक है, राज्यसभा के लिए यह बाध्यता है कि 14 दिन के अंदर वो पास नहीं करती है तो उसको पारित मान लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर कथन ए जो होगा वो गलत होगा, कथन आर जो होगा वो सही होगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किसके संबंध में राज्यसभा का अनन्य अधिकार है? तो यहाँ पर मैंने पहले भी बताया कि नई अखिल भारतीय सेवा सृजन के लिए जो है वो राज्यसभा को अनन्य अधिकार है, यूनिक अथॉरिटी है। ये पहले भी हम लोग क्वेश्चन देख चुके हैं, तो इसको छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय में के संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है? तो ये भी हम लोग पहले देख चुके हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स द पार्लियामेंट टू मेक लॉज विद रिस्पेक्ट टू सब्जेक्ट ऑफ द स्टेट लिस्ट? तो यहाँ पर हम लोग देख चुके हैं पहले भी, आर्टिकल 249 जो होगा इसका आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लिस्ट दिया हुआ है, दो लिस्ट दिया हुआ है, एक में राज्य दिया हुआ है, दूसरों में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या दी हुई है, गुजरात, कर्नाटक, केरल और ओडिशा। अब इसमें मैच करना है कि किसमें कितने आपके राज्यसभा की सीटें हैं। तो गुजरात में यदि हम लोग देखें तो 11 सीट है। गुजरात में यदि हम लोग देखते हैं तो राज्यसभा के कितनी सीटें हैं? 11 सीट है। ठीक है, तो यहां से हम लोग देख लेते हैं, ए का आंसर 2 हो जाएगा। ए का 2 किसमें है? केवल सी में है, तो यही आंसर हो जाएगा आपका। तो इससे हम लोग को समझ में आता है कि गुजरात में 11 सीट है। फिर कर्नाटक में कितना सीट है? कर्नाटक में आपका कितना सीट है? कर्नाटक में 12 सीट है। केरल की बात करें तो केरल में आपका 9 सीट है, और यहां पर उड़ीसा में 10 सीट है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस राज्य के राज्यसभा के लिए निर्वाचित सदस्यों की संख्या सबसे कम है? तो मिनिमम नंबर ऑफ राज्यसभा सीट्स इनमें से किस स्टेट में है? छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, झारखंड और जम्मू कश्मीर। तो इन सब में यदि हम लोग देखें तो यहां पर हम लोग देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में कितनी सीटें हैं। छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहां पर 5 सीट है। उसके बाद हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहां पर 3 सीट है। झारखंड की बात करें तो 6 सीट है राज्यसभा की, और जम्मू कश्मीर की यदि हम बात करें तो 4 सीट है। तो सबसे कम हम लोग देखते हैं कि हिमाचल प्रदेश में है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर बी हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता? ये क्वेश्चन पहले भी था। विच हाउस इज नॉट हेडेड बाय इट्स मेंबर? राज्यसभा, लोकसभा, असेंबली और लेजिस्लेटिव असेंबली। तो राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट होते हैं इसलिए, और वो क्या होते हैं? राज्यसभा के सदस्य नहीं होते। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? राज्यसभा हो जाएगा। ठीक है, बाकी लोकसभा के अध्यक्ष जो होते हैं वो लोकसभा के मेंबर ही होते हैं। विधानसभा, विधान परिषद का भी यही हाल है। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, कौन होता है? अभी जस्ट बताया, उपराष्ट्रपति यानी कि वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा का अध्यक्ष होता है? सेम क्वेश्चन को घुमा करके पूछा गया, हु अमंग द फॉलोइंग इज द प्रेसिडेंट ऑफ राज्यसभा? तो ये कौन हो जाएगा? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन किस वर्ष हुआ था? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इन विच ईयर राज्यसभा वाज फर्स्ट फॉर्म? 1950, 1951, 1952 और 1953। तो यहां पर आंसर
आंसर क्या हो जाएगा 1952 हो जाएगा। कब हुआ था? 1952 में 3 अप्रैल को हुआ था, 3 अप्रैल को हुआ था। ओके, और यहां पर यदि हम लोकसभा की बात करें तो लोकसभा का कब हुआ था? 1952 में ही हुआ था। 51-52 के शीत काल में आपका यहां पर चुनाव हुआ था, लोकसभा का प्रथम चुनाव। और गठन कब हुआ था? 1952 में ही हुआ था, 17 अप्रैल को। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा कि 3 अप्रैल को राज्यसभा का और 17 अप्रैल को लोकसभा का गठन हुआ था। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राज्यसभा के विषय में कौन सही है? ठीक है, तो कौन सा करेक्ट है ये आपको बताना है राज्यसभा के बारे में। इट कैन नॉट बी डिसॉल्व, बिल्कुल सही है, यह भंग नहीं की जा सकती है। इट्स टेन्यूर इज 5 years, ये गलत है। इसका टेन्यूर जो होता है, टेन्यूर कुछ होता ही नहीं क्योंकि ये स्थगित किया ही नहीं जा सकता। एवरी 2 years 1/3 ऑफ इट्स मेंबर्स वर्क पीरियड इंड्स, मतलब कि प्रत्येक 2 वर्ष के बाद इसके 1/3 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है। यह मैंने आपको बताया था कि बिल्कुल सही है। इसके सदस्य 25 वर्ष से कम आयु के नहीं होंगे, गलत बात है। यहाँ पर 30 वर्ष जो है वो मिनिमम एज होना चाहिए। ठीक है, तो 25 वर्ष नहीं 30 वर्ष होगा। लोकसभा के लिए 25 वर्ष है, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष है। ठीक है, तो यहाँ पर भंग नहीं की जा सकती, ये सही है। और तीसरा सही है, तो 1 और 3 यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। अंडर आर्टिकल 368 पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल सही बात है। अमेंडमेंट जो है वो आपका दिया हुआ है 368 में। 3 तरीके से अमेंडमेंट किया जाता है, यह हम लोग आगे पढ़ेंगे। पार्लियामेंट इज द हाईएस्ट लेजिस्लेटिव बॉडी इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ इंडिया, सही बात है। संसद भारत की जनता के द्वारा निर्वाचित उच्चतम विधायी संस्था है, बिल्कुल सही है। तो ए भी सही है और आर भी सही है, और आर जो है वो ए की सही व्याख्या करता है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? हाउ मेनी टाइम्स मस्ट अ सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट टेक प्लेस इन अ ईयर? वंस, ट्वाइस, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स। तो कम से कम 2 बार होना आवश्यक है, क्योंकि संसद के 2 सदनों के बीच में जो मैक्सिमम टाइम पीरियड होना चाहिए वो 6 मंथ्स होना चाहिए, 6 माह से ज्यादा की अवधि नहीं होनी चाहिए। तो कम से कम 2 बार तो होगी ही होगी, लेकिन होती कितनी बार है? 3 बार होती है। पहला जो होता है वो बजट सेशन होता है, तो मैंने पहले भी बताया। दूसरा जो होता है वो आपका मॉनसून सेशन होता है, ठीक है, मॉनसून सेशन। और तीसरा जो होता है वो आपका विंटर सेशन होता है। ठीक, तो 3 सेशन जनरली होता है, लेकिन कम से कम 2 सेशन तो होना ही चाहिए, क्योंकि 6 महीने से ज्यादा की अवधि नहीं होनी चाहिए 2 सत्रों के बीच में। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में संसद किससे मिलकर बनती है? मैंने आपको पहले भी बताया है कि लोकसभा प्लस राज्यसभा और प्लस प्रेसिडेंट, ये तीनों को मिलाकर के हमारा जो है संसद बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, मतलब 1, 2, 3 को मिलाकर के बनता है। उपराष्ट्रपति संसद के पार्ट नहीं होते हैं। ठीक है, तो आंसर आप चुन सकते हैं। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारतीय संसद में निम्नलिखित में से कौन शामिल है? सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, तो लोकसभा और राज्यसभा तो होगा ही। लोकसभा, राज्यसभा एवं प्रधानमंत्री गलत है। लोकसभा के अध्यक्ष एवं लोकसभा गलत है। राष्ट्रपति एवं दोनों सदन, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति एवं दोनों सदन, यानी कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन संसद का अनन्य भाग नहीं है? तो राष्ट्रपति तो होता ही है, लोकसभा और राज्यसभा होता ही है। उपराष्ट्रपति जो है ये नहीं होगा। ठीक है, तो उपराष्ट्रपति यहाँ पर आंसर हो जाएगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सक्लूसिव पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट? वाइस प्रेसिडेंट इज नॉट एन एक्सक्लूसिव पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। आगे देख लेते हैं। बिना अनुमति के कितने दिन संसद में अनुपस्थित रहने पर किसी सांसद को अयोग्य घोषित किया जा सकता है? हाउ मेनी डेज कैन एन एमपी बी डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम एब्सेंस विदाउट परमिशन फ्रॉम द पार्लियामेंट? 30 डेज, 60 डेज, 90 डेज एंड 120 डेज। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? 60 दिन। 60 दिन तक लगातार अगर मतलब कि अनुपस्थित रहता है बिना मतलब कि जानकारी के, तो क्या होगा? वो उसको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। और सबसे पहले राज्यसभा के एक एमपी को किया गया था। ठीक है, नाम मुझे कहीं नहीं मिला इंटरनेट पर, आप ढूंढ करके देखिएगा। राज्यसभा के एक सदस्य थे। ठीक है, सर्वप्रथम एक सांसद या विधायक को इस आधार पर सदस्यता से अयोग्य घोषित किया गया कि वो सदन की अनुमति के बिना लगातार 60 बैठकों में अनुपस्थित थे। ठीक है, तो यहाँ पर राज्यसभा के एक मेंबर थे, यह मैंने आपको पहले भी बताया, तो यहाँ पर राज्यसभा हो जाएगा आंसर में। ठीक है, नाम मुझे नहीं मिला। ठीक है, तो मैं देख करके बताऊंगा बाद में, या फिर आप देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन संसद सदस्यों का सामूहिक विशेषाधिकार नहीं है? व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कलेक्टिव प्रिविलेज ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट? फ्रीडम ऑफ डिस्कशन एंड प्रोसेस, यानी कि चर्चा एवं प्रक्रिया की स्वतंत्रता। राइट टू कंडक्ट इंटरनल मैटर्स ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि संसद की आंतरिक विषयों के संचालन का अधिकार। साक्षी रूप से उपस्थित रहने की स्वतंत्रता, यानी कि फ्रीडम टू बी प्रेजेंट एज अ विटनेस। और अपरिचितों को सदन से बाहर रखने का विशेषाधिकार, मतलब प्रिविलेज टू कीप स्ट्रेंजर्स आउट ऑफ द हाउस। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? फ्रीडम टू बी प्रेजेंट एज अ विटनेस, मतलब कि साक्षी के रूप में उपस्थित करने की स्वतंत्रता जो होती है, यह प्रिविलेज होता है मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट का, मतलब प्रिविलेज नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? नॉट अ कलेक्टिव प्रिविलेज पूछा जा रहा है, तो कलेक्टिव प्रिविलेज जो होता है ये नहीं होता है। फ्रीडम टू बी प्रेजेंट एज अ विटनेस, साक्षी के रूप में उपस्थित करने की स्वतंत्रता जो है वो प्रिविलेज नहीं है, कलेक्टिव। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन? राज्य सूची के विषय के संबंध में कानून बना सकती है। द पार्लियामेंट में मेक लॉज
विद रिस्पेक्ट टू द सब्जेक्ट ऑफ स्टेट लिस्ट एट द विल ऑफ प्रेसिडेंट, मतलब कि राष्ट्रपति की इच्छा से, इफ द राज्यसभा पासेज सच अ रेजोल्यूशन, यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करती है, अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस, यानी कि किसी भी परिस्थिति में, और आस्किंग द कंसर्न्ड स्टेट लेजिस्लेचर, संबंधित राज्य के विधानमंडल से पूछकर। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित कर देती है तो। ठीक है, यहाँ पर आंसर याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट है, संघीय संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। The federal parliament can also legislate on the subject of state list to give effect to international agreement, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु विद रिलेटेड स्टेट कंसेंट, मतलब कि संबंधित राज्य की सहमति से, इन द स्टेट ऑफ प्रेसिडेंट्स रूल, इन द स्टेट मतलब कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर रहने की अवस्था में, और इन द नेशनल इंटरेस्ट व्हेन द राज्यसभा पासेज अ रेजोल्यूशन फॉर दिस बाय 2/3 मेजोरिटी। बिल्कुल सही है, इसमें जो होगा चारों सही हो जाएगा, मतलब कि चारों ऑप्शन यहाँ पर सही है। ठीक है, तो याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट कैन मेक लॉज ऑन द सब्जेक्ट ऑफ स्टेट लिस्ट टू गिव इफेक्ट टू इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स। यहाँ पर आर्टिकल 249, 250, 252 और 253, हम लोग 249 पढ़ते आए हैं, लेकिन यहाँ पर जो है चूंकि अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु है, इसलिए इसके लिए स्पेशल आर्टिकल है 253। तो यहाँ पर आपको याद रखना होगा, आर्टिकल 253 इज द राइट आंसर। चलिए आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। भारतीय संसद राज्य सूची के विषयों पर विधान नहीं कर सकती है जब तक द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कैन नॉट लेजिस्लेट ऑन द सब्जेक्ट ऑफ स्टेट लिस्ट अनलेस, मतलब कि शर्त बताना है कि कब कब स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पर पार्लियामेंट जो है वो कानून बना सकती है। ठीक है, तो द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शुड नॉट डायरेक्ट हिम टू डू सो, मतलब भारत का राष्ट्रपति उसे ऐसा करने का निर्देश न दे तब तक ये नहीं कर सकती, ये गलत बात है। राज्यसभा प्रस्ताव पारित करे कि ऐसा करना राष्ट्रीय हित में आवश्यक है, ये बिल्कुल सही है कि ये शर्त जरूर है कि राज्यसभा को प्रस्ताव पारित करना आवश्यक है। तीसरा है, विधानसभा का अध्यक्ष प्रमाणित करे कि ऐसा विधायन आवश्यक है, गलत बात है, ये राज्यसभा का यूनिक अथॉरिटी है। उसके बाद राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो, ये भी जो है आपका सही है। तो 2 और 4 जो होगा यहाँ पर सही है। ठीक है, 2 और 4 यहाँ पर सही होगा। चलिए आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट है, अंतरराष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भाग में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है। द पार्लियामेंट कैन मेक एनी लॉ टू इंप्लीमेंट इंटरनेशनल ट्रीटीज इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया और ऑल ओवर इंडिया विद द कंसेंट ऑफ ऑल स्टेट, सभी राज्यों की सहमति से, विद द कंसेंट ऑफ मेजोरिटी स्टेट, बहुसंख्यक राज्यों की सहमति से, विद द कंसेंट ऑफ रिस्पेक्टिव स्टेट, संबंधित राज्यों की सहमति से, और विदाउट द कंसेंट ऑफ एनी स्टेट, मतलब बिना किसी राज्य की सहमति से। जब अंतरराष्ट्रीय संधि की बात आ जाती है तो किसका वो दायित्व बनता है, केंद्र सरकार का बनता है। तो बिना किसी राज्य की सहमति से अंतरराष्ट्रीय संबंध जो है वो कायम कर सकती है, संधि कर सकती है। ठीक है, तो राज्यों की सहमति आवश्यक नहीं है, किसी भी राज्य की सहमति आवश्यक नहीं है। आगे देख लेते हैं, संविधान की विषय सूचियों में दिए गए विषयों के अतिरिक्त विषयों पर कानून बना सकता है क्या। लॉज बी मेड ऑन द सब्जेक्ट अदर देन दोज गिवन इन द कंटेंट लिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कौन बना सकता है। सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर और रीजनल काउंसिल, सर्वोच्च न्यायालय, संसद, विधानमंडल और क्षेत्रीय परिषद है। तो कौन बना सकता है, संसद बनाएगा। कानून बनाने का काम किसका है, संसद का है। आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित क्रियाविधियों में से कौन सी ऐसी धन विधेयक को अंगीकार कर लेगी जो एक बार लोकसभा के द्वारा पारित किया जा चुका हो परंतु राज्यसभा द्वारा संशोधित किया गया हो। Which one of the following procedures will adopt a money bill that has been passed by the Lok Sabha but has been amended by the Rajya Sabha? It will go to the president. मतलब कि प्रेसिडेंट के पास जाएगा, राष्ट्रपति के पास जाएगा। इट हैज टू बी पास्ड बाय द मेजोरिटी ऑफ 2/3 मेंबर ऑफ द लोकसभा मीटिंग एंड वोटिंग, मतलब कि 2/3 बहुमत से पारित करना होगा लोकसभा में। ठीक है, ज्वाइंट सेशन ऑफ द 2 हाउसेज वी कॉल्ड, मतलब कि एक संयुक्त बैठक बुलाया जाएगा। इट विल बी डीम्ड पास्ड इफ द लोकसभा पासेज इट बाय एक्सेप्टिंग। ठीक है, मतलब यह पारित समझा जाएगा यदि लोकसभा इसे दोबारा संशोधन या फिर बिना संशोधन के स्वीकार कर ले। ठीक है, तो यह जो है सही है। ठीक है, यदि राज्यसभा जो है वो 14 दिन से ज्यादा रोक नहीं सकती, अगर 14 दिन तक सहमति अपनी नहीं देती है तब क्या हो जाएगा, उसको पारित मान लिया जाता है। ठीक है, तो इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पर जो होगा वो सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। शून्यकाल संसदीय व्यवस्था को किसकी देन है। विच कंट्री ओज 0 आवर टू द पार्लियामेंट्री सिस्टम। इंडिया, अमेरिका, ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड। तो ये जो है भारत का देन है। ठीक है, पार्लियामेंट्री सिस्टम को 0 आवर जो है वो भारत की देन है। ठीक है, तो याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं, सब कुछ हम लोगों ने विदेशों से ही नहीं लिया है, विदेशों को दिया भी है। ठीक है, लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितनी हो सकती है। तो व्हाट इज द मैक्सिमम पीरियड ऑफ 0 आवर इन द लोकसभा। 30 मिनट, 1 आवर साइन डाई मतलब अनिश्चित काल के लिए, और 2 आवर। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, 1 घंटा। शून्यकाल की अवधि कितनी होती है, 1 घंटा होती है। कब से कब तक होती है, 12 बजे से, दोपहर 12 बजे से लेकर 1 बजे तक होती है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है।
लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन सेम टू सेम वही आ गया। संसद में शून्यकाल का समय क्या होता है? तो यहाँ पर ऑप्शन क्या है, 12 बजे से लेकर अपराह्न 1 बजे तक, तो एकदम सही है, दोपहर 2 बजे से लेकर 1 बजे तक। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट? द मनी बिल इज इंट्रोड्यूस्ड इन द राज्यसभा। गलत बात है। जो धन विधेयक होता है वो राज्यसभा में किया जाता है, बिल्कुल गलत बात है। धन विधेयक मैंने पहले भी बताया है कि आर्टिकल 110 में दिया हुआ है, और ये किस कहाँ पेश किया जाता है? लोकसभा में पेश किया जाता है। ठीक है, तो द मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन आइदर तो होगा ही नहीं, दोनों में से किसी एक में, बिल्कुल नहीं। मनी बिल कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा, गलत बात है। द मनी बिल इज इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा, बिल्कुल सही है। मनी बिल इंट्रोड्यूस किया जाता है लोकसभा में। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाएगा यदि राज्यसभा उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। द मनी बिल पास्ड by the Lok Sabha will also be deemed to have been passed by the Rajya Sabha if no action is taken by the Rajya Sabha for 10 days, 14 days, 15 days, 16 days। पहले भी बताया हूं 14 days। ठीक है, राज्य सभा अधिकतम 14 दिनों तक उसको रोक सकती है। अगर रोक लेती है तो उसको पारित माना जाएगा। ठीक है, अगर कोई निर्णय नहीं देती है तो। अगर कोई धन विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत हो जाए तो राज्यसभा इसे अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकती है? सेम क्वेश्चन है, 14 दिन तक, 14 डेज। ओके, आंसर यही होगा। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट? द मनी बिल इज प्रेजेंटेड इन राज्यसभा, बिल्कुल गलत। द मनी बिल इज प्रेजेंटेड इन लोकसभा, बिल्कुल सही। इट कैन बी प्रेजेंटेड इन एनी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, गलत है। इट कैन नॉट बी प्रेजेंटेड इन लोकसभा, बिल्कुल गलत है। तो बी जो होगा वो सही हो जाएगा। सेम क्वेश्चन यहाँ पर भी रिपीट हुआ है, केवल ऑप्शन अलग अलग कर दिया गया है। चलिए आगे देख लेते हैं। धन विधेयक कहाँ पेश किया जाता है? सेम क्वेश्चन अलग तरीके से पूछा गया है, लोकसभा में पेश किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करेगा? Who among the following will preside over the joint sitting of the two houses of the parliament? प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, स्पीकर ऑफ द लोकसभा। तो यहाँ पर क्या होगा? स्पीकर ऑफ द लोकसभा। लोकसभा के अध्यक्ष जो होंगे वो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करेंगे। और संयुक्त बैठक का प्रावधान किस आर्टिकल में दिया हुआ है ये आप जरूर कॉमेंट में बताइएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? सेम क्वेश्चन, यहाँ पर स्पीकर आंसर हो जाएगा, पर जस्ट बताया मैंने। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा तथा राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के में सभापतित्व करता है? सेम टू सेम है यहाँ पर भी क्वेश्चन। चेयरमैन राज्यसभा बिल्कुल नहीं होगा, स्पीकर सही होगा, प्राइम मिनिस्टर नहीं, प्रोटेम स्पीकर नहीं। तो यहाँ पर भी सेम क्वेश्चन है, अलग तरीके से पूछा गया और इसलिए पूछा जाता है ताकि घुमा फिरा करके आपको हर तरीके से के क्वेश्चन से अवगत करा दिया जाए। निम्नलिखित में से कौन संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता करने को अधिकृत है? सेम टू सेम लोकसभा का अध्यक्ष, स्पीकर ऑफ द लोकसभा। अलग अलग तरीके से पूछा जा रहा है, लेकिन घबराइएगा मत, आप ही के लिए है ये, हमारे लिए नहीं है। चलिए, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? रिलेटेड पूछ रहा है। इन विच रिस्पेक्ट डज द ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउसेज ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट टेक प्लेस? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, संविधान संशोधन विधेयक के संदर्भ में, फिनांस बिल यानी कि वित्त विधेयक, ऑर्डिनरी बिल यानी कि साधारण विधेयक, और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के संदर्भ में यानी कि भारत के उपराष्ट्रपति के संदर्भ में। तो यहाँ पर साधारण विधेयक के संबंध में ये जो होता है आपका बैठक होता है संयुक्त बैठक। ठीक है, ये याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, ये क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजन वाला। चलिए आगे देख लेते हैं। भारत के संचित निधि से धन निर्गत पर किसका नियंत्रण है? हु हैज द कंट्रोल ओवर रिलीज ऑफ फंड्स फ्रॉम द इंडियाज कंसोलिडेटेड फंड? सीएजी यानी कि महानियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, भारत के वित्त मंत्री यानी कि फिनांस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ऑथोराइज्ड मिनिस्टर यानी कि अधिकृत मंत्री, और उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर इन तीनों में से कोई किसी के नियंत्रण में नहीं होता है, ये राष्ट्रपति के नियंत्रण में होता है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। संचित निधि से धन निर्गत करने का अधिकार किसका है? राष्ट्रपति का होता है। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत की संचित निधि से लिया जाने वाला अनिवार्य व्यय भार नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपल्सरी एक्सपेंडिचर बर्डन टू बी टेकन फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया? पहला है लोन्स टू बी रिपेड टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वे ऋण जो भारत सरकार को चुकाने हैं, तो ये तो होता ही है। भारत के निर्वाचन आयोग के सदस्यों का वेतन और पेंशन, मतलब कि सैलरीज एंड द पेंशन ऑफ मेंबर ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, तो ये जो होता है नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद है पेंशन टू हाई कोर्ट जजेज, ये जो है कंसोलिडेटेड फंड से दिया जाता है, और अलाउंस टू द डिप्टी स्पीकर ऑफ द राज्यसभा, ये भी सही है। डिप्टी स्पीकर ऑफ राज्यसभा जो होते हैं उनको अलाउंस भी जो है दिया जाता है यहीं से। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? आंसर हो जाएगा इसका बी। ठीक है, तो भारत के निर्वाचन आयोग के सदस्यों के वेतन और पेंशन जो है यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक
एक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर इज नॉट वेटेड ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो सैलरी एंड अलाउंसेज ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति के वेतन तथा भत्ते, सैलरी एंड अलाउंसेज ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उपराष्ट्रपति के वेतन तथा भत्ते, सैलरीज एंड अलाउंसेज ऑफ द जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन तथा भत्ते, और लोकसभा अध्यक्ष के वेतन तथा भत्ते, लोकसभा स्पीकर, सैलरी एंड अलाउंसेज। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, भारत के उपराष्ट्रपति के वेतन तथा भत्ते जो होते हैं वो संचित निधि पर भारित नहीं होते हैं, याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यय भारत के संचित निधि पर भारित नहीं है। सेम टू सेम है क्वेश्चन, यहाँ पर भी आपका जो ऑप्शन है वो चेंज हो जाएगा। सैलरी एंड अलाउंसेज ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये तो देखा ही हमने। सैलरीज एंड अलाउंसेज ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये भी हम लोगों ने ये भी जो है संचित निधि पर भारित है। सैलरीज एंड अलाउंसेज ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर को जो सैलरी दी जाती है वो संचित निधि से नहीं दी जाती है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। यहाँ पर इलेक्शन, ये जो आपका यूपीएससी के चेयरमैन होते हैं उनको भी दिया जाता है, कहाँ से, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से ही दिया जाता है, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आकस्मिकता निधि को राष्ट्रपति कैसे व्यय कर सकते हैं। हाउ कैन द प्रेसिडेंट स्पेंड द कंटिजेंसी फंड इन टाइम्स ऑफ नेशनल क्राइसिस, पोस्ट पार्लियामेंट्री अप्रूवल, बिफोर पार्लियामेंट्री अप्रूवल, कांट स्पेंड। राष्ट्रपति राष्ट्रीय संकट के समय, संसदीय स्वीकृति के बाद, संसदीय स्वीकृति से पहले, और नहीं व्यय कर सकते। संसदीय स्वीकृति से पहले भी कर सकते हैं, क्योंकि ये आकस्मिक निधि है, मतलब कि कंटिजेंसी फंड है, तो संसद के बैठक का इंतजार थोड़ी ना करेंगे, स्वीकृति से पहले भी करेंगे क्योंकि इमरजेंसी फंड है, ठीक है। तो संसदीय स्वीकृति से पूर्व यहाँ पर आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया। पहले भी बता चुका हूं, आर्टिकल 110, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखना होगा। चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि यह धन विधेयक है, इसका निर्णय कौन करता है। कोई भी मनी बिल जो है वो उसके बारे में डिसाइड कौन करता है, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर ऑफ द लोकसभा और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो लोकसभा के अध्यक्ष जो है वो डिसाइड करते हैं कि कोई बिल आपका मतलब कि मनी बिल है या नहीं है, ठीक है। और मनी बिल जो है वो हमेशा प्रेसिडेंट को पहले बता करके प्रेसिडेंट के प्री अप्रूवल के बाद ही पेश किया जाता है, और केवल लोकसभा में पेश किया जाता है, ठीक है। तो याद जरूर रखिएगा। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कोई विधेयक धन विधेयक है कि या नहीं, इसका निर्णय कौन लेता है। जस्ट अभी बताया, लोकसभा के स्पीकर जो होते हैं वो करेंगे। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अंतर्गत एक धन विधेयक को प्रस्तुत किया जाता है, कहाँ किया जाता है, लोकसभा में किया जाता है। पहले भी मैं बता चुका हूँ, कई बार बता चुका हूँ, तो यहाँ पर लोकसभा आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई विधेयक जिसमें केवल व्यय अंतर्वलित है और अनुच्छेद 110 में निर्दिष्ट कोई विषय उसमें सम्मिलित नहीं है, उसे a bill which involves only expenditure and does not include any subject specified in article 110 कैन बी इनिशिएटेड ओनली इन लोकसभा, मतलब केवल लोकसभा में प्रारंभ किया जा सकता है। कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन एनी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, संसद के किसी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है। कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस्ड इन राज्यसभा, केवल राज्यसभा में। कैन ओनली बी इनिशिएटेड इन द ज्वाइंट सिटिंग ऑफ टू पार्लियामेंट, मतलब कि केवल संसद की दोनों सदनों के संयुक्त बैठक में प्रारंभ किया जा सकता है। तो गलत बात है, संसद के इसमें क्या हो जाएगा, संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है। केवल जो आपका मनी बिल होता है और फिनांस बिल जो होता है, मतलब 110 के अंतर्गत जो सब्जेक्ट है उनको जो है आप केवल लोकसभा में भेज सकते हैं, ठीक है। या फिर फिनांस बिल जो है उसमें जो सब्जेक्ट है उनको लोकसभा में पहले भेज करेंगे, ठीक है। बाकी जितने भी हैं, अगर व्यय से भी रिलेटेड है तो बाकी जितने भी सब्जेक्ट है उनको कोई भी सदन में पेश किया जा सकता है, ठीक है। फिनांस बिल जो है वो किस आर्टिकल में है ये जरा कमेंट में लिखिएगा, मैं पहले बता चुका हूं, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, धन विधेयक के अतिरिक्त एक विधेयक जो विधानसभा ने प्रथम बार पारित कर दिया हो, विधान परिषद में कितने माह तक पड़ा रह सकता है। इन एडिशन टू द मनी बिल, बिल which the assembly has passed for the first time can remain in the legislative council for how many months, not more than a month, मतलब एक महीने से ज्यादा नहीं, not more than 2 month, 2 month से ज्यादा नहीं, not more than 3 month, none of the above। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 माह से अधिक नहीं हो सकता, ठीक है। 3 माह से अधिक तक नहीं रखा जा सकता, याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर राज्य की विधानसभा और विधान परिषद के बारे में है, ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित करों में से किसके अंतर्गत व्यक्ति द्वारा देय पूर्ण धनराशि संविधान द्वारा सीमित कर दी गई है। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस इज द फुल अमाउंट पेबल बाय द पर्सन इज लिमिटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉर्पोरेशन टैक्स यानी कि निगम कर, पॉस्टुमस स्टेट ड्यूटी यानी कि मरणोपरांत संपदा शुल्क, सक्सेशन फी यानी कि उत्तराधिकार शुल्क, और ट्रेड बिजनेस एंड प्रोफेशनल टैक्स, व्यापार व्यवसाय एवं वृत्ति कर। तो इसका आंसर हो जाएगा व्यापार व्यवसाय एवं वृत्ति कर, ट्रेड बिजनेस एंड प्रोफेशनल टैक्स, ठीक है।
तो ये याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष संसद में प्रस्तुत किया जाता है। आर्थिक सर्वेक्षण आप लोग पढ़े भी होंगे, इकोनॉमिक सर्वे, तो कब पेश किया जाता है? नेक्स्ट ईयर बिफोर द प्रेजेंटेशन ऑफ द बजट, गलत बात है। आगामी वर्ष बजट के प्रस्तुतिकरण के पूर्व, हाँ ये सही है। मतलब कि नेक्स्ट ईयर का जो बजट है उससे पहले ये पेश किया जाता है। ठीक है, थोड़ा सा अंग्रेजी में ऑप्शन लिखने में गड़बड़ी हो गया इसलिए मैं बता नहीं पाया, तो हिंदी में यहाँ पर सही दिया हुआ है, तो ए जो है वो सही है। आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुतिकरण के पश्चात, नहीं, बजट से पहले इकोनॉमिक सर्वे पेश किया था, एक दिन पहले। वित्त विधेयक के प्रस्तुतिकरण के पश्चात, गलत है, और उसका बजट प्रस्तुतिकरण से कोई संबंध नहीं होता, ये भी गलत है। ठीक है, तो बजट के एक दिन पहले जो है ये पेश किया जाता है। और बजट शब्द जो है हमारे संविधान में कहीं नहीं दिया हुआ है, वार्षिक वित्तीय विवरण दिया हुआ है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये भी याद रखिएगा। लेखानुदान संप्रभु सरकार को अनुमति प्रदान करता है। वोट ऑन अकाउंट्स गिव परमिशन टू द सॉवरेन गवर्नमेंट टू टेक पब्लिक डेप्ट, मतलब कि सार्वजनिक ऋण लेने के लिए, टू बोरो मनी फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक से धन उधार लेने के लिए, टू प्रोवाइड ग्रांट्स टू द स्टेट, राज्यों को अनुदान प्रदान करने के लिए, टू विड्रॉ फंड्स फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया फॉर अ फिक्स पीरियड, निश्चित अवधि के लिए भारत के संचित निधि से धन निकालने के लिए। तो ये जो है ऑप्शन यही सही हो जाएगा। लेखानुदान क्या होता है, वोट ऑन अकाउंट क्या होता है कि अगर मान लिया कि बजट पेश करना है, ठीक है, लेकिन बजट पेश करने में कुछ टाइम बचा हुआ है, तब बजट से पहले हमको कुछ पैसा चाहिए, सरकार को कुछ पैसा चाहिए, तो वहां पर लेखानुदान के जरिए सरकार जो है वो पैसा निकाल लेती है। ठीक है, और उसके बाद फिर बजट जब पास होता है तो उसमें भी मतलब कि उसी लेखानुदान को बजट के रूप में पारित कर सकती है, या फिर वो जो आपका लेखानुदान है वो समाप्त हो जाएगा और नेक्स्ट बजट पेश हो जाएगा। ठीक है, जैसे अभी हम लोगों ने देखा था कि मोदी सरकार जब बनी थी तब क्या हुआ था, इंटरिम बजट पेश किया गया था। ठीक है, इंटरिम बजट पेश किया गया था कब, 2019 में, है ना। तो इंटरिम बजट भी पेश किया जा सकता है, मतलब कि सरकार मान लिया कि जून जुलाई में बन रही है और नेक्स्ट बजट पेश होने में कितना, फरवरी में पेश होता है, तो टाइम बचा हुआ है ना, तो कुछ जो टाइम पीरियड बचा हुआ है उसके लिए इंटरिम बजट पेश कर दिया जाता है, या फिर लेखानुदान ले लिया जाता है। अगर लगता है कि बजट पास करने में टाइम बचा हुआ है और हमको पैसे की जरूरत है, तब वहां पर लेखानुदान कर लिया जाता है निश्चित अवधि के लिए, वहां से भारत की संचित निधि से धन निकालने के लिए। यह जो है आपका लेखानुदान होता है। तो टेम्पोररी पीरियड के लिए सरकार जो है धन निकाल सकती है भारत की संचित निधि से लेखानुदान के जरिए। सामान्य वित्तीय विधायन में चरण सम्मिलित है। कौन कौन सा चरण सम्मिलित होता है? द स्टेप्स इन फाइनेंशियल लेजिस्लेशन इंक्लूड जनरल फाइनेंशियल लेजिस्लेशन, प्रेजेंटेशन ऑफ बजट, बजट डिस्कशन, पासिंग ऑफ द अप्रोप्रिएशन बिल, वोट ऑन अकाउंट और पासेज ऑफ द फाइनेंस बिल, बजट का प्रस्तुतिकरण, बजट पर चर्चा, विनियोग विधेयक को पारित करना, लेखानुदान और वित्तीय विधेयक को पारित करना। तो लेखानुदान तो मैंने बताया, तो यहाँ पर लेखानुदान तो बिल्कुल नहीं होगा। बजट का प्रस्तुतिकरण होता है, बजट पर चर्चा होता है, विनियोग विधेयक को पारित किया जाता है और वित्तीय विधेयक को पारित किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1, 2, 3 और 5 हो जाएगा आंसर। ठीक है, चौथा नहीं होगा। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट है, संसद के विधायन प्रस्ताव की पहल करने से पहले भारत के राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है। टू कंसीडर द एबव स्टेटमेंट्स, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग कोट्स। ओके, एक नवीन राज्य के गठन से संबंधित विधेयक पर, मतलब कि ऑन द बिल रिलेटेड टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट। नेक्स्ट है टैक्सेशन बिल्स इन विच द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट्स आर वेस्टेड, यानी कि ऐसे कराधान विधेयक जिसमें राज्यों का हित निहित हो। ऑन द बिल्स रिलेटेड टू अल्टरिंग द बाउंड्रीज ऑफ द स्टेट, राज्यों की सीमा में फेरबदल करने से संबंधित विधेयक पर। और मनी बिल पर, धन विधेयक पर। तो ये चारों के चारों जो हैं, इन चारों पर राष्ट्रपति की पूर्व सहमति आवश्यक है। ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी, यानी कि ऑल द एबव जो होगा वो सही हो जाएगा, ऑल द एबव। ठीक है, ये याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। भारत की संसद किनके या किसके द्वारा मंत्रिपरिषद के कृत्यों के ऊपर नियंत्रण रखती है? द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंट्रोल्स द फंक्शन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बाय स्टे मोशन, क्वेश्चन आवर, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन। स्थगन प्रस्ताव, प्रश्नकाल और अनुपूरक प्रश्न। सही है, स्थगन प्रस्ताव के द्वारा भी रखती है, प्रश्नकाल के द्वारा भी रखती है, अनुपूरक प्रश्न के द्वारा भी रखती है। यदि कोई मंत्री कोई फैक्ट रख रहा है और उससे संबंधित कोई क्वेश्चन पूछना है, रिबटल जिसको कहते हैं, तो वहां पर अनुपूरक प्रश्न पूछा जाता है, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मंत्री के जवाब के बाद जो है उस पर रिबटल करने के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी कि उस पर नियंत्रण ही रखा जाता है। प्रश्नकाल में भी जो है विपक्ष सवाल पूछती है सरकार से, तो उसके माध्यम से भी नियंत्रण ही रखा जाता है। और स्थगन प्रस्ताव किसी खास मुद्दे पर विरोध के फलस्वरूप जो है स्थगन प्रस्ताव रखा जाता है, तो वो भी नियंत्रण रखने का ही काम करता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, 1, 2 और 3 तीनों हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? मतलब कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। नीति निनुमोदन, यानी कि नीति निनुमोदन जो है उसके बारे में पूछा है। अ प्रपोजल टू रिड्यूस द बजट डिमांड टू रुपी, मतलब कि बजट के मांग को घटाकर एक प्रस्ताव रुपया कर दिया जाए। मित व्ययिता प्रस्ताव, यानी कि ऑस्टेरिटी प्रपोजल, स्पेसिफाइड अमाउंट टू बी रिड्यूस्ड फ्रॉम द बजट डिमांड।
मतलब कि बजट की मांग में एक निर्दिष्ट राशि घटा दी जाए। सांकेतिक प्रस्ताव यानी कि इंडिकेटिव प्रपोजल 100 रुपीज शुड बी रिड्यूस्ड फ्रॉम द बजट डिमांड, मतलब कि बजट की मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाए। ये सांकेतिक प्रस्ताव होता है, एक संकेत के रूप में ऐसा किया जाता है। लेखानुदान, बजट मांगों को पूर्ण रूप से वित्तीय वर्ष के लिए पारित करना। यहाँ पर वोट ऑन अकाउंट के बारे में, लेखानुदान के बारे में बताया कि पूर्ण रूप से वित्तीय वर्ष के लिए पारित नहीं किया जाता, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर मैच कौन नहीं करेगा? लेखानुदान जो है वो गलत है, मैच नहीं कर रहा है। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्लियामेंट के द्वारा वर्ष 1989 में निर्मित कानून के अनुसार एक नागरिक के वयस्क होने की कानूनी आयु है। अकॉर्डिंग टू द लॉ इनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट इन द ईयर 1989, द लीगल एज ऑफ ए सिटीजन टू बी एडल्ट इज 23 ईयर्स, 22 ईयर्स, 20 ईयर्स और 18 ईयर्स। सब जानते हैं 18 साल। चुनाव में भाग लेने की भी आयु कितनी होती है? 18 साल। तो वयस्क होने की आयु 18 साल, ठीक है। और हाल ही में लड़कियों की उम्र जो है शादी की, वो भी बढ़ा कर कितना कर दिया गया है? 21 साल कर दिया गया है, ठीक है। तो याद रखिएगा, निम्नलिखित में से कथनों का परीक्षण करें और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनें, ठीक है। तो सही उत्तर चुनना है, द राइट टू प्रॉपर्टी इज नो लॉन्गर अ फंडामेंटल राइट, संपत्ति का अधिकार और मूलभूत अधिकार नहीं है, बिल्कुल सही है। इसके बारे में पिछले वीडियोज में हम लोग देख चुके हैं। राज्यसभा एक वित्तीय बिल को रोक सकती है, बिल्कुल रोक सकती है। कितने दिनों तक? 14 दिनों तक रोक सकती है, ठीक है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन द्वारा धर्मनिरपेक्ष तथा लोकतांत्रिक शब्द बढ़ाया गया। लोकतांत्रिक शब्द तो बिल्कुल नहीं, तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। धर्मनिरपेक्ष शब्द जरूर जोड़ा गया, पंथनिरपेक्ष शब्द, लेकिन लोकतांत्रिक शब्द नहीं। संसद के दोनों सदनों का कोई विवाद लोकसभा का अध्यक्ष की व्यवस्था के द्वारा सुलझाया जा सकता है। एनी डिस्प्यूट बिटवीन द टू हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट कैन बी सेटल्ड बाय द सिस्टम ऑफ स्पीकर ऑफ लोकसभा। गलत बात है, गलत बात है। तो इसमें क्या हो जाएगा? पहला और दूसरा जो है वो आपका सही है, बाकी तीसरा और चौथा गलत है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। ध्यानाकर्षण सूचना यानी कि ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से निम्नलिखित में से किसके क्षेत्र को सीमित किया गया है? द प्रोविजन ऑफ कॉलिंग अटेंशन इंफॉर्मेशन लिमिट्स विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज? शॉर्ट टर्म डिस्कशन, क्वेश्चन आवर, स्टे मोशन, जीरो आवर, मतलब अल्पावधि चर्चा, प्रश्नकाल, स्थगन प्रस्ताव और शून्यकाल। इसमें क्या हो जाएगा? स्थगन प्रस्ताव। स्थगन प्रस्ताव का जो कार्य क्षेत्र है उसको सीमित किया गया है ध्यानाकर्षण सूचना के प्रावधान के द्वारा, ठीक है। तो ध्यान आकर्षित किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर, कोई भी अगर इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है उस पर ध्यान आकर्षित कराना है पूरे सदन का, तब वहां पर ध्यानाकर्षण सूचना या फिर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव जो है वो लाया जाता है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित है। सोवरेनिटी ऑफ इंडिया पार्लियामेंट इज रेस्ट्रिक्टेड। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जुडिशियल रिव्यू फ्रॉम द लीडर ऑफ द अपोजिशन पार्टी एंड फ्रॉम द पावर्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। भारत के राष्ट्रपति, न्यायिक समीक्षा विपक्षी दल के नेता से, भारत के प्रधानमंत्री की शक्तियों से। गलत बात है। यहाँ पर न्यायिक समीक्षा जो करती है, जुडिशियल रिव्यू जो है, वो आपका भारतीय संसद की सोवरेनिटी को प्रतिबंधित करता है। क्यों? क्योंकि संसद कोई कानून बनाती है और उसको मतलब कि लेकर चलाया जाता है सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट जो है उसका रिव्यू करती है और फिर जो है अपना डिसीजन देकर के उसको बदल भी सकती है, उस कानून को रद्द भी कर सकती है। तो ये जो है आपका संसद की सोवरेनिटी को थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट जरूर करता है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। हालांकि संसद फिर से वो कानून ला करके और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी बदल सकती है, ये बात अलग है। आगे देख लेते हैं। भारतीय संसद का स्वर्ण जयंती समारोह कब मनाया गया था? व्हेन वाज द गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट सेलिब्रेटेड? 1/1/1997, 15/8/1997, 26/1/2002 और 13/5/2002। आंसर क्या हो जाएगा? 13 मई 2002 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वह कौन सा राष्ट्रवादी नेता था जो 1925 में केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष या स्पीकर चुना गया था? ये आप लोग पढ़े होंगे जरूर मॉडर्न हिस्ट्री में। हु वाज द नेशनलिस्ट लीडर हु वाज इलेक्टेड स्पीकर ऑफ द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली इन 1925? मोतीलाल नेहरू, विठल भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल और सी आर दास। तो यहाँ पर विठल भाई पटेल जो होगा वो आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित दो युग में दिए हुए हैं उसमें से सुमेलित करना है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, 73वां संविधान संशोधन, शहरी क्षेत्रों के स्थानीय निकायों के संबंध में महिलाओं के लिए स्थानों का आरक्षण, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर वुमेन इन इलेक्शन ऑफ लोकल बॉडीज इन अर्बन एरियाज। ये जो है ये गलत है। 73वां संविधान संशोधन जो है वो ग्राम सभाओं के संबंध में है, यानी कि आपका पंचायत के संबंध में है, ये शहरी निकायों के संबंध में है ही नहीं, ठीक है। तो 73वां संविधान संशोधन जो होगा ये नहीं होगा। 74वां संविधान संशोधन जो है वो हम लोग जानते हैं कि 74वां संविधान संशोधन जो है वो शहरी स्थानीय निकायों के लिए है। जो 73वां है वो तो टोटली जो है वो पंचायत से रिलेटेड है ना। तो ये गलत हो जाएगा। सती निरोध अधिनियम 1987 ये भी सही है आपका, 1955 ये भी सही है, 1956 ये भी सही है। तो सी ऑप्शन इसका हो जाएगा। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक अधिनियम नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोशल एक्ट? मीसा, मीसा का फुल फॉर्म क्या होता है? मीसा जो है वो आपका इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड है, ठीक है। इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट होता है, ठीक है। इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट होता है,
ओके, तो राष्ट्र मतलब जो आंतरिक सुरक्षा है उससे संबंधित ये एक्ट है, ठीक है। इसी से आपका प्रभावित होकर के मीसा भारती नाम रख लिया था लालू यादव ने अपनी बेटी का, ठीक है। तो मीसा नाम जो है उनकी बेटी का, वो इसी से प्रभावित है, ठीक है। तो ये हो जाएगा इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट है। एंटी डॉरी एक्ट, ये तो समाज से रिलेटेड है ही। आपका दहेज प्रथा विरोधी कानून, आपका जो प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट है, ये भी आपका सामाजिक कानून है। और प्रिवेंशन ऑफ इमोरटल ट्रैफिक एक्ट, ये भी जो है आपका सामाजिक कानून था। मीसा जो होगा वो इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट है, सामाजिक कानून, सोशल एक्ट नहीं है। चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट है क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट, आपराधिक जनजाति अधिनियम सर्वप्रथम कब अधिनियमित हुआ था? व्हेन वाज द क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट फर्स्ट इनेक्टेड? 1952, 1924, 1871, 1911। आंसर क्या हो जाएगा? 1871, 1871 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। संसद के सूचना के अधिकार अधिनियम को भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति कब प्राप्त हुई थी? द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट रिसीव्ड द अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन 15 मई 2005, 5 जून 2005, 15 जून 2005 और अक्टूबर 12, 2005। ठीक है, तो इसको जो है यहाँ पर हम देखें तो 15 जून 2005 को इसको स्वीकृति प्राप्त हुई थी। आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, 15 जून 2005 को राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट जो है वो प्रेसिडेंट के द्वारा उसको अप्रूवल दिया गया था। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। सूचना का अधिकार के संबंध में से निम्नलिखित में से कौन सा सही है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट इज करेक्ट? इट इज अ पॉलिटिकल राइट, यह एक राजनीतिक अधिकार है। इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, संवैधानिक अधिकार है। इट इज अ लीगल राइट, विधिक अधिकार है। इट इज अ सोशल राइट, सामाजिक अधिकार है। तो यह जो है विधिक अधिकार है। सूचना का अधिकार कानून बनाया गया था, यह विधिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार नहीं है, राजनीतिक अधिकार नहीं है। ठीक है, तो यह एक विधिक अधिकार है, लीगल राइट है। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है सूचना का अधिकार अधिनियम पारित कब हुआ था? तो जस्ट अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि 2005 में पारित हुआ था। ओके, तो ये आपको याद रखना चाहिए, 15 जून 2005 यही पढ़ा था हम लोगों ने। यहाँ पर जस्ट हम लोगों ने अभी पढ़ा है 15 जून 2005। ठीक है, तो आपको याद होगा। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देख लेते हैं। यहीं पर आज का क्वेश्चन समाप्त होता है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर करते हैं समाप्त। उम्मीद है आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, जो मैंने एक्सप्लेनेशन दिया वो समझ में आया होगा। तो इस वीडियो को यहीं पर करते हैं समाप्त। लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करते रहिए। तो मैं चंद्रवर्धन आपसे लेता हूं विदा। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम।